गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पेपर फर्स्ट के कोडेटा के बारे में पढ़ा था, फाइलम कोडेटा के बारे में। और कोडेटा के बारे में हमने संक्षिप्त एक वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था शॉर्ट में, कि किस प्रकार से उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। किसके आधार पर डिवाइड किया था इसको? क्रैनियम बॉक्स की उपस्थिति और उसकी एब्सेंस के आधार पर। जिसमें क्रैनियम बॉक्स उपस्थित होता है उसको कहा था क्रेनिएटा, और जिसमें क्रैनियम बॉक्स नहीं था उसको कहा था एक्रेनिएटा। अब एक्रेनिएटा के अंदर हमने देखा था कि 3 सब फाइलम थे उसमें, है ना। तो उसको कहा था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। आज हम हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमें प्रोटोकोडेटा या एक्रेनिएटा के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो प्रोटोकोडेटा के बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। और प्रोटोकोडेटा जो है उसके 3 सब फाइलम हैं। एक तो है हेमिकोडेटा आपका, दूसरा है यूरोकोडेटा और तीसरा आपका जो है वो है सिफेलोकोडेटा। अब बात करते हैं प्रोटोकोडेटा के अंदर हेमिकोडेटा की। तो हेमिकोडेटा जो आपका उपसंघ है, जिसको प्रोटोकोडेटा में रखा गया है, जिसको कोडेटा संघ में रखा गया, फाइलम में रखा गया है। एक्चुअली मैंने तब भी बताया था आपको कि हेमिकोडेटा जो है इसके लक्षण जो होते हैं कोडेटा से मैच नहीं कर रहे हैं। पहले इसको कोडेटा में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? स्वतंत्र रूप से अकशेरुकी संघ माना गया। इसको एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम माना जाता है इसको, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? कोडेटा से निकाल दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसको कोडेटा से निकाल दिया गया है, तो वो है हेमिकोडेटा। फिर भी हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि स्टडी में आसानी हो, इसलिए हेमिकोडेटा में इसको रखा गया है। बाकी बात करते हैं यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा की। तो ये दोनों जो हैं इनको कहते हैं अकशेरुकी कॉर्डेट, ठीक है ना। अकशेरुकी कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कहते हैं। साथ में इनको प्रोटोकॉर्डेट भी कहा गया है, प्रारंभिक या आदिम कॉर्डेट भी कहते हैं। प्रिमिटिव जो कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, जो बहुत पहले से हैं, या इनको फर्स्ट कॉर्डेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट कॉर्डेट भी कहा जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को अकशेरुकी कॉर्डेट भी कहा जाता है, इनको प्रोटोकोडेट भी कहा जाता है। तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा फर्स्ट यूनिट जो है वो प्रोटोकोडेट भी है, किस पर है? प्रोटोकोडेट। लेकिन जब इसको शामिल किया है आपके सिलेबस में तो हम हेमिकोडेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन भी आज देख लेते हैं। तो हेमिकोडेटा, हेमी मीन्स होता है आपका हाफ। हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। हाफ मतलब आधा। कॉर्ड मतलब वही रज्जु होता है, ठीक है। मतलब जिसमें रज्जु पाया जाए, कॉर्ड पाया जाए, लेकिन कॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, या आधा कॉर्डेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आधा कॉर्डेट है, या ये पार्शियल कॉर्डेट है। कैसा है? पार्शियल कॉर्डेट है, आंशिक कॉर्डेट कहा गया, पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं है ये हेमिकोडेटा नेम किसने दिया था इसको? बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जो हैं ये कैसे होते हैं? ये वर्मीफॉर्म होते हैं, एनिमल्स हैं, कृमि रूपी होते हैं। कृमि मतलब जो कीड़े रूप में होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अर्थवॉर्म है, ये सब कृमि रूप होते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया है हेमिकोडेटा को? ये कृमि रूप में होते हैं तो इनको एकोन कृमि भी कहा जाता है। एकोन मतलब जो आँख का फल होता है उसको एकोन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है जिह्वा कृमि, टंग वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज वैसा होता है, टंग जैसा होता है, आगे से तीखा होता है ना। साथ में ये एकल होते हैं। किससे रहते हैं? तो एकल रहते हैं, या तो सिंगल रहते हैं, या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब निवही ग्रुप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो मराइन वाटर में रहते हैं अधिकतर। कहाँ रहते हैं? मराइन वाटर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और वो भी कहाँ रहते हैं? उसके बॉटम में रहते हैं, ठीक है ना, सी बॉटम पे रहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, इनका जो शरीर होता है वो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, अखंडित होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है, मतलब शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। साथ में जो सिमेट्री पाई जाती है वो पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई एनिमल है ये, ठीक है ना, इस एनिमल को अगर हम शरीर के बीचों बीच से काटें तो ये दो बराबर भागों में बटे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। यानी अगर बीच में से उसको काटा जाए तो उसके दोनों पार्ट जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर भी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। मतलब अगर बीचों बीच से अगर इसको काटा जाए तो दायां भाग और बायां भाग दोनों के दोनों क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री अलग अलग प्रकार की होती है, एरियल सिमेट्री भी होती है, ठीक है, एसिमेट्रिक भी होती है। उसके अलावा जो जनन स्तर होता है, ठीक है ना, जो जर्म्स लेयर होती हैं वो 3 होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक। त्रिजनन स्तरीय होते हैं। 3 जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म,
ठीक है ना, ये 3 जनन स्तर से मिलकर के बना रहता है। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि इनके शरीर में 3 भागों में विभाजित होता है, इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है ना। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक तो होता है प्रोबोसिस जिसको शुंड कहते हैं, ठीक है ना, दूसरा होता है कॉलर, और तीसरा होता है ट्रंक वाला पार्ट जिसको धड़ कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? धड़ कहा जाता है। तो ये 4 कैरेक्टर हुए। आगे की बात करते हैं। इसके अलावा इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो बिल्कुल पूरे बॉडी में फैली हुई रहती है ना, कंप्लीटली रहती है, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, और यू शेप्ड की ट्यूब के रूप में भी होती है। जैसे होती है यू शेप्ड ट्यूब के रूप में होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने जो बताया था प्रोबोसिस, जो ऊपर का होता है हेड वाला पार्ट बनाता है शुंड, उसमें खोखली यानी जो हॉलो मुख अंधवर्द पाया जाता है। ये नाम याद रखना, मुख अंधवर्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। अब ये एक कैरेक्टर इतना अलग है जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया था? कॉर्डेटा में रख दिया था पहले, ठीक है ना। इस बकल डाइवर्टिकुलम या मुख अंधवर्द जो उसके अंदर उपस्थित होता है, किसके अंदर उपस्थित होता है? शुंड में। किसकी बात कर रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा के शुंड में, जिसके कारण इसको पहले कहाँ रखा था? नोटोकॉर्ड समझा जाता था इसको, और नोटोकॉर्ड समझ करके इसको कहाँ रख दिया था? कॉर्डेटा में रख दिया था। बाद में पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये क्या है? एक अलग संरचना है जिसको कहा है बकल डाइवर्टिकुलम, मुख अंधवर्द। कहाँ पाया जाता है? शुंड में। तो इसको वापस कहा क्या कर दिया? कॉर्डेटा से निकाल दिया। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये सरल टाइप का होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, और ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का और एक क्लोज टाइप का, 2 प्रकार की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन मतलब ये होता है कि शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है ना, हमारे अंदर पाया जाता है क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो खुले कोशिकाओं उत्तकों के टिश्यूज़ के संपर्क में नहीं रहता सीधा। कहाँ रहता है? सीधा वेंस के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वहाँ बहता है, नलिकाओं में बहता है ना। तो इसलिए उसको कहते हैं ओपन, खुद बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का। लेकिन जब खुले प्रकार का हो, मतलब ब्लड जो होता है सीधे के सीधे सेल्स के संपर्क में रहेगा, टिश्यूज़ के संपर्क में रहेगा, तो उसको कहते हैं ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। उसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल, यानी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो सेक्सुअल होती है ना। तो नर में और मादा में, यानी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। और जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो होता है बाह्य प्रकार का। कैसा होता है? बाह्य प्रकार का। तो बाह्य प्रकार का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब ध्यान सुनने, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक तो बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है, हेमिकॉर्डेटा में। बाह्य का मतलब ये होता है कि ये अपने नर जो होगा, जो मैल होगा, वो अपने स्पर्म को क्या करेगा? पानी के अंदर, समुद्र के अंदर छोड़ देगा, ठीक है। और मादा के एग भी क्या होगी? वो भी समुद्र के अंदर छोड़ देगी, और दोनों जब मिलते हैं तो वहीं बाहर, शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं आप कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है ना, युग्मनज बनता है, उस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कहाँ होता है? समुद्री जल में होता है। कहाँ होता है? शरीर के बाहर, इसलिए को कहा गया है एक्सटर्नल। और परिवर्तन, जो डेवलपमेंट होता है, यानी जो जाइगोट होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, भ्रूण में बदलता है ना। तो ये लार्वा अवस्था से बदलता है, उस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा है? टॉर्नेरिया लार्वा। अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा संघ के वर्गीकरण की। इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा, हेमिकॉर्डेटा जो संघ है उसके अंदर 4 वर्ग हैं। वैसे मुख्यतः तो 2 वर्ग ही माने गए इसके अंदर, ठीक है ना। 2 और बाद में जोड़े गए, ये दोनों जो हैं वो बाद में जोड़े गए, ठीक है। इसलिए मेनली जो हैं 2 हैं, एक तो है एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा जो है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर एक आता है बेलेनोग्लोसस। कौन सा है? बेलेनोग्लोसस। इस बेलेनोग्लोसस के कारण ही हेमिकॉर्डेटा को एकॉन क्रमी भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा सेफोग्लोसस, प्रोटोग्लोसस, डोलिकोग्लोसस, टाइकोडेरा, स्पोंजिलिया, ठीक है ना। ये सारे एंटरप्निस्टा जो इसकी क्लास है, हेमिकॉर्डेटा के अंदर 4 क्लास हैं, उसके अंदर है एंटरप्निस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी बात करते हैं टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया में 2 ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है ना, 2 ऑर्डर्स भी हैं, क्योंकि आपके एक जो क्लासिफिकेशन बताया है सिलेबस में वो ऑर्डर्स तक का है, तो ऑर्डर्स तक हमें देखना पड़ेगा एग्जाम्पल विद इन एग्जाम्पल। तो 2 ऑर्डर्स में एक है रेप्डोप्लूराइडा, दूसरा है सेफेलोडिस्टिडा, ठीक है। रेप्डोप्लूराइडा जो है, इसमें एक एग्जाम्पल आता है रेप्डोप्लूरा का आपके, और सेफेलोडिस्टिडा में सेफेलोडिस्कस और एटुबेरिया, ठीक है ना। ये संरचना भी बहुत अच्छी है एटुबेरिया की। उसके अलावा तीसरा जो आपका क्लास है
वो है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, ठीक है ना, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। और चौथी जो क्लास आती है वो आती है ग्रेप्टोलिटा। कौन सी आती है? ग्रेप्टोलिटा। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या चीज़ें देख ली। एक तो प्रोटोकोडेटा में आपने देखा कि प्रोटोकोडेट्स जो होते हैं तीन जो सबफाइलम होते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा, इन तीनों से मिलकर बना होता है। हेमिकोडेटा को कोडेटा में शामिल नहीं किया गया, इसको अलग एक इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर रखा गया है, फाइलम के अंदर, है ना, कोडेटा से निकाल दिया है। यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा जो बचे हैं उन्हीं को हम आज की तारीख में प्रोटोकोडेटा में काउंट करते हैं। तो अगली बार जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो यूरोकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली बार आपको यूरोकोडेटा के बारे में, उसकी जनरल कैरेक्टर्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।